हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विद्युत रसायन नाम वाले चैप्टर में विद्युत रासायनिक श्रेणी के टॉपिक को पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के टॉपिक को जानना है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में उसके उपयोग, अनुप्रयोग या उसकी परिभाषा, उसको किस क्रम में रखा गया है, क्यों रखा गया है, रीज़न, सबके कारण सहित हम जानेंगे। तो इसलिए सबसे पहले एक बार मैं आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ। आइए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते क्रम पे रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी होती कहलाती है। स्टूडेंट्स, जो ऊपर से नीचे की क्रम पे रखते हैं वो क्यों रखते हैं, वो रीज़न है हमारे पास, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार बनी हुई है। वो हम उसमें छेड़खानी नहीं करते, देखते हैं क्योंकि वो रूल्स के अकॉर्डिंग है। देखिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी मानक अपचयन विभव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाई गई श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी स्टेप बाय स्टेप है। कहने का मतलब लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयरन, कैडमियम, निकिल, Sb, Pb, H, Cu, Cu, I, Fe और ये है Br, Ag, Au। बस हम यहाँ पे Au तक ही ध्यान रखेंगे, Au के बाद के काट देंगे यहाँ पे। तो ये Au तक के लगातार है। Au सबसे अक्रियाशील धातु होती है। इनको बढ़ते क्रम पे रखा गया है तो उनकी क्रियाशीलता घटती है या उनके धातुओं के ऑक्साइडों की क्षमता बढ़ती है, या ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर इनके मतलब कि ऑक्साइड परिवर्तित होते हैं। तो इन सबको जानना है, तो इन सबको जानने के लिए उन्होंने रूल्स भी बना रखे, तो हम साथों साथ पढ़ेंगे भी उन रूल्स को, देखेंगे कैसे कवर करते हैं। आइए सबसे पहले नियम पे हम देखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग या उपयोग। इसकी सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है। क्या क्रियाशीलता? क्रियाशीलता मतलब उनके चार्जेस कितने मतलब क्रिया करते हैं, क्रिया करने की क्षमता मतलब कि कौन कौन क्रिया कर सकता है, किसकी क्रिया, जो क्रिया करते होंगे सबसे ज़्यादा किसके साथ क्रिया हो सकती है, तो क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्रियाशीलता का कि ऊपर से नीचे की ओर घटती है। तो मैं क्या काम करूँगा, जब भी तुम क्रिया करोगे या कुछ भी करोगे तो यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर, ये लिख दिया क्रियाशीलता का घटता क्रम। नोट्स बना रहे हो तो पहले साथों साथ ध्यान से देखते रहना कि ये चीज़ ऊपर से नीचे को घटेगी। अब बात करता हूँ कि के और बी ए में किसकी क्रियाशीलता सबसे कम है, किसकी क्रियाशीलता कम है, तो बी ए की कम है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर घट रही है तो ऊपर वाले की कुछ ज़्यादा होगी बी ए से, तो बी ए की कम है, के की ज़्यादा है इन दोनों में। अगर बात करता हूँ सी ए की और एम जी की, तो किसकी ज़्यादा है, सी ए की या एम जी की, तो सी ए की ज़्यादा क्रियाशीलता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन भी आते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी पे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट्स भी है, आते हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट कैसे कवर करेंगे। सेकंड, इसकी सहायता से धातुओं की ऑक्सीकारक व अपचायक गुण ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीकारक अपचायक मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया आपने पढ़ रखी है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है तो अपचायक निकलता है, और अपचयन है तो ऑक्सीकारक निकलता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। रेडॉक्स का रेडॉक्स नहीं होता, रेडॉक्स, तो जिससे रेड प्लस ऑक्स, रेड का मतलब रिडक्शन, अपचयन, ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में तो होता है अपचायक और रिडक्शन में, अपचयन में होता है ऑक्सीकारक। और ये आप पे निकालने आते ही हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन का योग करता है और ये हाइड्रोजन का योग करता है। क्लियर है? ये छोटी सी बात आपको समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट तीसरा, इसकी सहायता से किसी भी धातु का विद्युत वाहक बल ईएमएफ ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। देखते हैं जब अब ये क्वेश्चंस कराएंगे तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमने ई सेल, इलेक्ट्रोड विभव, हमने सब कुछ पहले निकाल कर रखे हुए थे। पहली वीडियो हमने देख भी रखी है कि ई नोट सेल, ई सेल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो सब कुछ हम इनसे निकाल सकते हैं ये चीज़। नेक्स्ट, इसकी सहायता से धातुओं की अम्लों से क्रिया करने की, अम्लों से क्रिया मतलब HCl, H2SO4, HNO3 से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता को ज्ञात किया जा सकता है। जो अब देखते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ध्यान से
जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं वे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात ये? तो ये टॉपिक को अच्छे से समझना। देखिए हाइड्रोजन से वाला टॉपिक क्या था यहाँ पे, जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। जो हाइड्रोजन क्या था, जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ भी है, अम्ल है, HCl है, वो हाइड्रोजन से विस्थापित हो जाना। क्यों? कोई भी मैं यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर वाला ले लूँ तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम के साथ मैंने अम्ल ले लिया तो वो KCl निकल जाना, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इस तरह से हम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। दूसरा क्या है कि जो हम लोग अम्ल H से नीचे होते हैं वह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसकी सहायता से धातुओं के ऑक्साइडों की अपघटित होने की क्षमता ज्ञात की जा सकती है। क्या था? इसकी सहायता से धातुओं के ऑक्साइडों की, ऑक्साइड मतलब धातुओं का ऑक्साइड, धातु मतलब Na, Mg, कोई भी धातु लेंगे उसके ऑक्साइड, तो ऑक्साइड Na2O, MgO, Al2O3 मतलब ऑक्साइड होना चाहिए। तो अपघटित करने की क्षमता ज्ञात की जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की तरफ चलने पर धातुओं की ऑक्साइड व अपघटित होने की क्षमता बढ़ती है। समझ में आ गया? तो ये अपघटित होने की क्षमता कैसे है, ये तो ऊपर से नीचे की ओर क्या था हमारा, घट रहा था क्रियाशीलता, ये नीचे से ऊपर की ओर क्या होगा, धातुओं के ऑक्साइडों के अपघटित होने के, ऑक्साइडों के अपघटित होने की क्षमता नीचे से ऊपर को बढ़ती है। क्लियर है ये चीज़? अब हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, पहले इसको समझेंगे। अब इन पे जो चार्जेस हैं, आवेश है, जो प्रबल अपचायक, एक क्वेश्चंस आते हैं कि प्रबल अपचायक छांटो और दुर्बल अपचायक छांटना, तो ये चीज़ कैसे होता है ध्यान से देखेंगे। सभी पे हम सबसे पहले चार्जेस देखेंगे, चार्जेस किस पे कितना होता है। ऊपर से नीचे की ओर सबसे पहले मैं कर देता हूँ, लिथियम पे +1 होता है, K पे +1, Ba पे +2, Ca पे +2, Na पे +1, Mg पे +2, Al पे +3, Mg पे +1, सॉरी Mn पे +2, Zn पे कितना होता है +2, Cr पे +3 भी होता है, +2 भी होता है, तो हम +2 लेंगे यहाँ पे। Fe पे +2 भी होता है, +3 भी, तो 2 वाला है यहाँ पे। Cd है, Cd पे +2 है। आगे देखेंगे हम, Cd पे +2, Ni पे +2, Sb पे +2, Sn भी ले सकते हैं यहाँ पे, Pb पे +2, यहाँ पे H पे +1 होता है, ठीक है, H पे +1, Cu पे +2, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, Cu पे +2, Cu पे +1, I पे -1, Fe पे Fe पे होता है +3, यहाँ इस वाले पे +3 और Fe पे +2, Br पे -1, Ag पे +1, Au पे 0 होता है। वैसे तो प्लस के Au ओरिक क्लोराइड भी बोल देते हैं, Au पे +2 चार्ज, वैसे ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे ओरिक क्लोराइड होता है ना, ओरिक AuCl2 होता है जैसे, तो Au पे +2 चार्ज इसके अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं हम यहाँ पे कि सबसे प्रबल अपचायक Au पे मान लीजिए कुछ चार्ज है नहीं यहाँ पे, ये हम दिखा नहीं रहे यहाँ पे, चलो मान लीजिए, तो हमने क्या काम करा, Au होता है इसके अकॉर्डिंग प्रबल ऑक्सीकारक, बहुत कम क्रियाशील धातु होती है Au। इसके बाद हम देखते हैं प्रबल ऑक्सीकारक के बाद लिथियम, लिथियम सबसे ऊपर वाला प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक, ये प्रबल अपचायक है और ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ये प्रबल अपचायक है तो लास्ट वाला प्रबल ऑक्सीकारक है, तो दुर्बल क्या होगा, ये अपचायक होगा, दुर्बल अपचायक। ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक होगा। समझ में आ गई बात ये कि इसके अकॉर्डिंग हमने दोनों को चीज़ निकाल दिया। अब मैंने बात करी कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में कौन सा प्रबल अपचायक है। भाई बात इसमें बेरिलियम में और मैग्नीशियम में कौन सा प्रबल अपचायक है, तो प्रबल अपचायक ये रहा, ऊपर से नीचे की ओर सबसे कम प्रबल अपचायक कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो कौन सा प्रबल अपचायक है इन दोनों में से, तो इन दोनों में प्रबल अपचायक जो Li के पास होगा, तो B है,
फिर नीचे को तो और घटते चले जाएंगे ना, तो Mg, तो Ba और Mg में कौन सा परबल होगा, Ba। समझ में आ गई बात। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये परबल ऑक्सीकारक का, परबल ऑक्सीकारक में कौन सा, जैसे Cu है और Fe है, तो कौन सा पर Cu और Fe कौन सा परबल ऑक्सीकारक है, तो परबल ऑक्सीकारक नीचे की साइड को परबल ऑक्सीकारक होते जाएंगे, और ऊपर को है, ऊपर वाला क्या है, परबल अपचायक की तरफ को बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो नीचे वाला तो परबल ऑक्सीकारक, कहने का मतलब जो परबल ऑक्सीकारक के पास होगा, पास वाला परबल होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में कौन सा हुआ, परबल ऑक्सीकारक, ये वाला परबल ऑक्सीकारक है। इस तरह से परबल अपचायक ऑक्सीकारक, ये हमने हमारे पास परबल ऑक्सीकारक और परबल अपचायक की कंडीशन हम रेडॉक्स अभिक्रिया के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे, यहाँ पे चार्जेस भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने इसलिए हटाए हैं क्योंकि ये सोना और चांदी होता है, ये बहुत कम क्रियाशील धातु होती हैं, इन पे क्रिया नहीं करते हैं, तो क्रिया नहीं करते तो चार्जेस मैंने इसलिए हटा दिए, ठीक है ना। तो ये परबल ऑक्सीकारक है। आगे देखते हैं कि इन पे चार्जेस तो निकल के आ गए, अब इन्हें याद कैसे करने, ये क्रम पे भी हैं। एक शॉर्ट ट्रिक में बता सकता हूँ आपको कि अगर आप ध्यान से याद रखोगे तो एक शॉर्ट ट्रिक में याद भी रखना है आपको ये, क्योंकि क्रम बिगाड़ दिया, आप आगे पीछे कर लोगे तो कोई मतलब कि ये प्रॉब्लम में आ जाओगे। आप यहाँ से इसे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपसे लिखते हुए मिस हो गया तो आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने अगर mn को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया या यहाँ से हटा के cd को यहाँ लिख दिया तो ये सब गलत हो जाना। ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर कुछ करोगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर इसके अनुसार चलोगे तो हाँ ठीक है। बुक में आपके ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी बीच में एक दो और आ सकते हैं, तो ये याद करने की ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने ये आपको कर रखा है। देखिए Li को बोलते हैं ली, इसे कै लिख, इसे बा का ना, मतलब कि एक सेंटेंस बना रहा हूं, मुग अल मन जन कर फिसड्डी, फी सड्डी इसमें ले लो, निकला, एसबी का मतलब सायरेबानो, पीबे का मतलब प्यार बिना। यहां तक एक सेंटेंस बन रहा है, लिख बा का ना मुग अल मंजन, मुगल मंजन नहीं होता, लिख बा का ना मुग अल मंजन कर फी सड्डी, निकला सायरेबानो प्यार बिना, ठीक है। तो सेंटेंस को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, लिख बा का ना मुग अल मंजन कर फिसड्डी, निकला सायरेबानो प्यार बिना। यहाँ तक एक सेंटेंस अगर तुम कवर कर लोगे तो आगे थोड़ा बहुत याद अपने लिए एक सेंटेंस और बना सकते हो, प्यार बिना हुई क्यों, ठीक है, प्यार बिना हुई क्यों, प्यार बिना पूरा सेंटेंस कर लो, फिदा, प्यार बिना फिदा हुई क्यों, क्यों का मतलब क्यों क्यों, ये सी यू मतलब प्लस के दो, सी यू मतलब प्लस के वन। बस एक दो और अपने याद कर सकते हो, अगर आप याद कर सकते हो तो यहाँ पे आई है, आई क्यों आई, ऐसे सेंटेंस के लिए हो तो अकॉर्डिंग या एफ ही होता है, बस ये एक दो याद कर सकते हो, नहीं तो पूरे सेंटेंस आप यहाँ पे कवर कर सकते हो इस तरह से। तो ये लिखबा का नाम मुगल मंजन कर फिसड्डी, निकला सायराबानो प्यार बिना फिदा हुई क्यों मरकर, ठीक है, यहाँ तक का। और कुछ भी ऐड कर सकता था, मतलब ये पूरा सेंटेंस था, लेकिन मैं आपको यहाँ तक ही कवर कराऊंगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से इन्हीं में से आ जाना है, ए वाला। तो आगे हम ये हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी भी देख ली, क्रियाशीलता का घटता क्रम भी देख लिया ऊपर से नीचे की ओर, प्रबल अपचायक प्रबल ऑक्सीकारक भी देख लिए, ऑक्साइडों में अपघटित होने की क्षमता भी देख ली, और इसी चीज के हम निकाल सकते हैं ऑक्सीकारक व इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम। ऑक्सीकारक व इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम। ये वीडियो है, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये इनका ऊपर से नीचे की ओर तुम्हारा क्रियाशीलता घटता क्रम हो गया, नीचे से ऊपर की ओर तुम्हारे दो चीज होगी, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ऑक्साइडों में अपघटित होने की क्षमता, ऑक्सीकारक व इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम। अब आगे देखेंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी पे एक क्वेश्चन हैगा, ये
क्या कारण है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर यह नीली हो जाती है। ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चंस, हमें तो सिर्फ डिपेंड होना है दो चीज़ों पर। दो चीज़ कौन कौन सी है, दोबारा से पढ़ते हैं। क्या कारण है कि लोहा, तो लोहे को क्या बोलते हैं, Fe, की कील को कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का मतलब हमें क्या पता चलना चाहिए, कॉपर। ठीक, यहाँ है लोहा, तो लोहा और कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर ये नीली हो जाती है। उसका रीजन पूछा, कारण, तो हमें क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, ये दो, यो सेंटेंस तो आपको लिखना ही लिखना हर क्वेश्चन में जब ऐसा आ जाएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार। अब हम दो चीज को विद्युत रासायनिक श्रेणी में छाटेंगे, लोहे को और कॉपर को। देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, लोहा कहाँ है हमारे पास, Fe, ये रहा, और कॉपर कहाँ है, Cu, Cu इससे नीचे ही है ना, Cu ये रहा। तो लोहे की सक्रियता कॉपर की सक्रियता से क्या है, सक्रियता मतलब क्रियाशीलता, क्रियाशीलता को बोलते हैं सक्रियता। तो लोहे की सक्रियता अधिक है, कॉपर की कम है। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर घटता क्रम है, तो Fe की कितनी है, ज़्यादा है, और Cu की कम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कॉपर सल्फेट। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार लोहे की सक्रियता, लोहे की सक्रियता कॉपर सल्फेट पूरा है, तो पूरे का हम सिर्फ कॉपर याद रखेंगे, कॉपर की सक्रियता से, कॉपर की सक्रियता से अधिक है। ये चीज़ अगर किसी पर आ गई समझो अपना, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर याद है तो आप आराम से कर सकते हो। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार अब किसकी सक्रियता ज़्यादा है किसकी कम है तो आप पता लगा लोगे। ठीक है ना, तो आगे क्या कंडीशन है, ये चीज़ पता चल गई होगी, लोहे की सक्रियता कॉपर की कारण। अब सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है वो क्वेश्चन नुक्कड़ नहीं उतार देंगे, बस क्या कारण का मतलब हमने बता दिया कि जिस कारण लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो ये नीली हो जाती है, रखने पर ये नीली हो जाती है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन का आंसर, तो इस तरह से आप लिख सकते हो पूरा ये। ठीक, ऐसी दूसरा क्वेश्चन है, जब चांदी के तार को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है। क्या है, चांदी के तार Ag को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक, जबकि कॉपर के तार को सिल्वर नाइट्रेट Ag के विलयन में डुबाते हैं, AgNO3 के विलयन में डुबाते हैं तो Ag पर, इस पर चांदी जमा हो जाती है। इसका क्यों, तो दो क्वेश्चन है इस टाइम पे ये, तो दो क्वेश्चनों में हमें क्या है, पहले यहाँ तक का जवाब देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जवाब देंगे। तो हमें चांदी और कॉपर सल्फेट में Ag और Cu को देखना। देखो आंसर क्या है मैं आपको बता दूं कि हमने कहा कि चीनी में नमक को घुलना, तो बात तो सही है, पानी में नमक का घुलना, तो पानी में नमक का घुलना क्या है, तो पानी में तो नमक घुल जाएगा, तो बात पक्की सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि अगर चांदी के तार को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते तो कोई क्रिया नहीं होती, तो श्योरली 100% कोई क्रिया नहीं होती है। समझ में आ गया, बस हमें तो उसका रीजन देना। अब वो रीजन किसके कारण कहेंगे, आंसर में विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार। अब चांदी और कॉपर को देख लो, कौन सी किसकी क्रियाशीलता अधिक है किसकी कम है, तो चांदी और कॉपर। तो देखते हैं चांदी की और कॉपर की। कॉपर ये रहा Cu+ वाला, +2 वाला, और कितना है कॉपर, कॉपर का और चांदी का, तो किसकी सक्रियता अधिक हैगी, Cu की अधिक हैगी और इसकी कम हैगी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार Cu की सक्रियता Ag की सक्रियता से अधिक होती है, या तो सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं, नहीं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार Ag की सक्रियता Cu की सक्रियता से कम होती है। दो तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हो आप, या तो इसे पहले बोल लो तो सक्रियता कम बताओगे, Ag की सक्रियता Cu की सक्रियता से कम होती है, अदरवाइज नहीं तो दूसरे कंडीशन में विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार Cu की सक्रियता Ag की सक्रियता से अधिक होती है। क्लियर, तो देखते हैं क्वेश्चंस का पहले का पार्ट, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, विद्युत रासायनिक श्रेणी
के अनुसार कॉपर की सक्रियता कॉपर की सक्रियता सिल्वर Ag की सक्रियता से अधिक होती है जिस कारण चांदी के तार को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर कोई क्रिया नहीं होती है। सेकंड पार्ट इसका, अब कॉपर में Ag में देखते हैं, जबकि कॉपर के तार को सिल्वर नाइट्रेट में डुबाते हैं तो इस पर चांदी जमा हो जाती है। अब हमने चांदी के तार को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया था, तो चांदी को लिया था और कॉपर लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉपर के तार को सिल्वर नाइट्रेट में डुबाया जा रहा, पहले चांदी के तार को डुबाया जा रहा था, तो चांदी के तार को डुबा रहे थे कॉपर सल्फेट के विलयन में, अब कॉपर के तार को डुबा रहे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, ठीक है ना। तो रीजन देखो, ये क्वेश्चन के तार अपोजिट है। पहले तो चांदी के तार को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया, अब कॉपर के तार को डुबाया जा रहा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। तो क्वेश्चन विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार कॉपर की सक्रियता सिल्वर की सक्रियता से अधिक होती है, ठीक है ना, जिस कारण ये इसके अंदर डूब जाता है ना। रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम यही रहेगा, जिस कारण से वही क्वेश्चन का आंसर बदल जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपर के तार को डुबाया जा रहा है आपके सिल्वर नाइट्रेट में, है ना। तो इस तरह से तो इसका आंसर आप लिख सकते हो सेम एज इट इज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सोडियम साधारण जल ताप पर क्रिया कर लेता है जबकि मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है, क्यों। तो देखते हैं, बस हमें सोडियम में देखना और मैग्नीशियम में देखना, इन दो को देख लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम की किसकी सक्रियता कम है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो सोडियम कहाँ है और मैग्नीशियम कहाँ है, ये रहा आपस में दोनों। तो सोडियम की सक्रियता मैग्नीशियम की सक्रियता से अधिक होती है इस कारण। क्लियर है ना। लिख सकते हो क्वेश्चंस को। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार सोडियम की सक्रियता मैग्नीशियम की सक्रियता से अधिक होती है, जिस कारण सोडियम साधारण जल ताप पर क्रिया कर लेता है और जबकि मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है, ठीक है ना। रीजन आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। वैसे आंसर कुछ और भी हो सकते हैं रिएक्शनों के अकॉर्डिंग भी, लेकिन जो अगर किसी को नहीं पता विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, तो आप ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्या एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं। तो क्या एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं। मैं इसको एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, पूरा का पूरा सेम है तो इनकी तरह ही बिल्कुल। आप जिंक को देखो और कॉपर को देख लो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार जिंक और कॉपर की में बात करेंगे, तो जिंक और कॉपर की देखते हैं। जिंक Zn ये रहा और कॉपर कहाँ है ये रहा, ठीक है। तो Zn की सक्रियता अधिक है, कॉपर की कम है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर क्रियाशीलता घटती है ना। तो Zn की सक्रियता अधिक है Cu की सक्रियता से, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार जिंक की सक्रियता कॉपर की सक्रियता से अधिक होती है, जिस कारण एक जिंक के पात्र में क्वेश्चन तार दीजिए पूरा, में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं,
ठीक है ना। अब एक समीकरण पे भी, इस पे भी अगर आप समीकरण भी देना चाहते हो तो समीकरण देखते हैं कि Zn को कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 इसके विलयन में रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो देखिए CuSO4 में कि हमारे पास Zn की क्रिया किससे हो गई, SO4 के साथ, ZnSO4 प्लस Cu अलग हो गया। समीकरण भी आप दे सकते हो आराम से। क्लियर है क्वेश्चंस। इस तरीके के, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब एक न्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न मानों के आधार पर धातुओं की अपचायकता का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इन्होंने क्या क्या दिया है, K प्लस से K दे रखा -2.93 वोल्ट, Ag प्लस से Ag प्लस के 0.80 वोल्ट है, Hg प्लस 2 से Hg 0.79 वोल्ट है, Mg प्लस 2 से Mg माइनस के 2.37 वोल्ट है, Cr से Cr प्लस 3 0.7 वोल्ट है, 74 वोल्ट है। ये इन्होंने वैल्यूज़ दी थी। अब मैंने इसको क्या काम करा, Cr प्लस 3 पहले लिख लिया, Cr बाद में, तो इसकी वैल्यू प्लस से माइनस में हो जानी है, पलट जानी है। ये रीज़न होता है किसके अकॉर्डिंग, डेनियल शेल के अकॉर्डिंग भी। अगर हम Cr से Cr प्लस 3 है, प्लस में है, ठीक है इसकी वैल्यू, लेकिन अगर हम पलट देंगे तो डेनियल शेल के लिए लेफ्ट में आ जानी है और राइट में आ जानी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग हम पता लग जाता है। सांद्र दीवार के अकॉर्डिंग भी पता चलता है -0.74 वोल्ट। ये हमने क्यों करा, क्योंकि सबके पहले प्लस 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 प्लस, ठीक है ना, बाद में ये। तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे। सबसे पहले K, Ag, Hg, Mg, Cr देखते हैं कौन कहाँ पे है। सबसे पहले जो आएगा उसे लिखेंगे, देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार। तो सबसे पहले क्या है, K है, ठीक है, फिर Mg है, फिर K के बाद K, Mg, फिर Cr है, ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास आगे क्या है, Ag है फिर। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी एक श्रेणी के अकॉर्डिंग मिस हो रहा है यहाँ पे, मिस क्या, यहाँ पे अलग से लिख देंगे क्यों मरकर, मरकर यहाँ पे आ सकता है Hg। मैंने ये इसलिए नहीं लिखा था यहाँ पे क्योंकि समीकरण छोटी बनाई थी आपकी ये, मरकर Hg का मरकर 19 पे मरकर डाल देना 20 पाई, है ना, अगर डालना चाहो तो। नहीं तो इसे अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, क्यों मरकर आई, है ना। तो इस तरह से Hg का मरकर ही होता है, मरकर के लिए Hg। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिखना क्या, क्योंकि एक समीकरण जो बुक के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो बुक के अकॉर्डिंग Hg Cu के बाद ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Hg यहाँ पे है, तो Hg के बाद Ag है। अब हमारे पाँचों मिल गए, तो सबसे पहले कौन मिला हुआ हमें, सबसे पहले K मिला हुआ, अब फिर मिला हुआ Mg और फिर मिला हुआ Cr। तो देखते हैं K वाला सेंटेंस, K प्लस से K, ठीक है, और फिर हमें Mg प्लस 2 से Mg मिला हुआ है, ठीक। आगे कौन सा मिला हुआ, Cr वाला, Cr प्लस 3 से, यहाँ पे ये फ़ायदा कर जाना क्योंकि सब प्लस वाले पे, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये निकाल कर रखा था Cr प्लस 3 से। इसके बाद दो, अब यहाँ Ag बचा और कौन सा है Hg, तो कौन सा पहला आ रहा था, Hg बाद में, Hg पहले है Ag बाद में, तो Hg को पहले लिखेंगे, Hg प्लस 2 से Hg मिल रहा है, और क्या कहते हैं Ag प्लस से Ag मिल रहा है। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको पूरे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे, वीडियो को पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चंस की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या कोई भी हो स्टूडेंट्स, तो आपको ये उन्हें भी लाभ मिले वीडियो के लिए। नई वीडियो नेक्स्ट स्टेप में आपको नरंस समीकरण समझाई जाएगी, वो उसके लिए अकॉर्डिंग मैंने ये विद्युत रासायनिक श्रेणी इसलिए समझाई थी, एक टॉपिक था छोटा सा जिसको आप 11th में भी पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए थैंक यू।